नमस्कार। तो चलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, प्रासरण बता दिए, प्रासरण के बाद प्रासरणी दाब बता दिए, और इस वीडियो में आपको बताएंगे उल्टा प्रसरण और पाई भी बराबर एनआरटी किस प्रकार से प्रूव होता है। प्रासरणी दाब का जो नियम है उसको हम लोग जानेंगे, जो कि 5 नंबर का आपका आता है, और यह जो उल्टा प्रसरण है यह आपको 2 नंबर का आता है। तो चलिए इसको समझते हैं। उल्टा प्रासरण शब्द सही समझिए, यानी कि प्रासरण के ठीक विपरीत, है ना। प्रासरण के ठीक विपरीत जब होता है तब उसको कहते हैं उल्टा प्रसरण। इसको परिभाषा इस प्रकार से जानेंगे कि यदि विलयन पर बाहर से दाब आरोपित कर प्रासरणी दाब से अधिक कर दिया जाए, तो प्रासरणी दाब का परिभाषा क्या था कि विलयन के पर आरोपित वह दबाव जो प्रासरण के क्रिया को रोकता है, ठीक ना, तो उसको हम लोग प्रासरणी दाब कहते थे। लेकिन प्रासरणी दाब से अधिक भी एक बाहरी दबाव आरोपित करने का बात करें तब प्रासरण जो है विपरीत प्रक्रिया होने लगता है, प्रासरण के ठीक विपरीत प्रक्रिया होने लगता है, तब उसे हम लोग कहते हैं उल्टा प्रासरण। ठीक समझ गए? अगर नहीं समझे तो इसको एक प्रकार से और हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। देखिए, तो इस परिभाषा को देखें। अब इसमें थोड़ा सा देख लेंगे कि अर्थात करके लिख दिए हैं कि विलयन का विलायक, विलयन में 2 चीज, विलेय और विलायक। तो विलयन का विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली, झिल्ली के 3 प्रकार के बताए थे, पूर्णगम्य, अपारगम्य और अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगता है, किंतु विलयन में घुले लवण झिल्ली को पार नहीं करता है। ठीक, तो इस परिभाषा को देख लिए, इसको देख लिए, दोनों से आपका क्लियर हो गया। इसको फिगर से हम लोग और अच्छा से समझ सकते हैं कि इसका उपयोग जो होता है वह समुद्री जल को लवणहीन, यानी जो उसमें लवण पाया जाता है उसको खत्म करके शुद्ध करने में होता है। ये जो बीच में लगा हुआ है यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, और इस पर से प्रासरणी दाब से अधिक दबाव प्रेषित किया गया तो समुद्री जल जो है, समुद्री जल का लवण जो है जल में भरा हुआ है, यह इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलायक में, यानी शुद्ध जल के जो विलायक है उसमें पार करने लगता है, किंतु विलयन में घुले लवण झिल्ली को पार नहीं करता है। लेकिन इसमें जो लवण है वह इसको पार नहीं करेगा, यानी कि समुद्री जल का विलायक जो है, समुद्री जल का क्या विलायक, यानी कि पानी, ठीक ना, पानी तो पार अर्धपारगम्य झिल्ली से हो जाता है, लेकिन इसमें जो लवण मिला हुआ है वह लवण इधर पार नहीं हो पाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग उल्टा प्रासरण। यानी कि विलयन पर बाहर से जब दाब आरोपित होता है, कि बाहर से दाब आरोपित हो रहा है, तो प्रासरणी दाब से अधिक होता है। यह देखिए, पाई मतलब क्या बताए थे, प्रासरणी दाब, तो प्रासरणी दाब से अधिक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रासरणी दाब से अधिक कर दिया जाए तो प्रासरण के क्रिया जो है ठीक विपरीत होने लगता है, तब उसको कहते हैं उल्टा प्रासरण। ठीक है, तो इसको पूरा लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, ये आपका 2 नंबर आता है। आप इतना ही परीक्षा में लिख सकते हैं, या इसमें क्या करिएगा, यहाँ के बाद अर्थात लिख करके घुलने झिल्ली को पार नहीं करता है, यह प्रक्रिया उल्टा प्रासरण कहलाता है। इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर का, पाई भी बराबर एनआरटी कैसे प्रूव होता है। जबरदस्त मैटर है। तो हम लोग देखेंगे प्रासरणी दाब का नियम। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा पी भी बराबर एन आर टी, आदर्श गैस समीकरण, है ना। तो आदर्श गैस समीकरण जब सिद्ध कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें 3 वैज्ञानिक आपको आए होंगे। कौन कौन? तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो नियम। ठीक, तो
तो इन तीनों के नियम पर हम लोग आदर्श गैस समीकरण को प्रूव करते थे। उसी प्रकार से P में दबाव होता था, लेकिन अब यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, P के स्थान पर हम लोग पढ़ेंगे पाई भी बराबर nRT, यानी P के स्थान पर सिर्फ अब हम लोग क्या जानेंगे, पाई। यहाँ दबाव था और यहाँ प्रसरणी दाब है, बस इतने अंतर है, बाकी सब वही है। तो पहले जो 3 गो नियम था, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, उन तीनों में से एक वैज्ञानिक जो थे वांट हॉफ, ठीक ना, क्या नाम था, वांट हॉफ, यहाँ लिख दिए हैं वांट हॉफ। तो इन्होंने तीनों के नियम को लेकर के एक अपना नियम दिया। तो पहला नियम था वाइल वांट हॉफ का नियम, यानी बॉयल के नियम के साथ इन्होंने अपना नियम भी जोड़ दिया, ठीक ना। तो अब उस नियम के अनुसार क्या होता है, जो जानिए और इसको हम लोग देखते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करना आपको आएगा। तो देखिएगा, कहता है अस्थिर ताप पर, पहले एक सवाल ऑब्जेक्टिव कि अस्थिर ताप पर पूछ सकता है कि कौन सा स्थिर है, तो ताप स्थिर है। किसी तनु विलयन का, अब इसको छोड़िए, अब यहां से आइए, किसी तनु विलयन का प्रासरणी दाब, प्रासरणी दाब को सूचित किससे करते हैं, पाई से, यानी कि विलयन का प्रसरणी दाब विलयन के सांद्रण का समानुपाती होता है, यानी कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। पाई मतलब प्रसरणी दाब, सी मतलब सांद्रण, पहले ही बताया है। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्योंकि आयतन का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, c बराबर 1/v, इसलिए पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला नियम। कैसे, प्रासरणी दाब, इसको सिर्फ याद रखिए, प्रासरणी दाब सांद्रण का समानुपाती होता है। तो प्रासरणी दाब को पाई से, सांद्रण को c से, तो हो गया पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल c, किसके अनुसार, वाइल वांट हॉफ का नियम के अनुसार। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे दूसरा नियम क्या है। ये तो पहला नियम था, अब हम लोग जानेंगे दूसरा नियम। ठीक, चलिए, तो दूसरा नियम था किसके अनुसार, चार्ल्स के अनुसार। ठीक, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो हम लोग दूसरा जो देख रहे हैं, चार्ल्स वांट हॉफ का नियम, किसमें क्या स्थिर है, सांद्रण, इसमें क्या स्थिर था, ताप। तो हर एक में कुछ ना कुछ जो है अस्थिर रहेगा। ठीक, तो नियम से अब आइए, कहता है विलयन का प्रासरणी दाब, विलयन का प्रासरणी दाब परम ताप का समानुपाती होता है। तो देखिएंगे कि प्रासरणी दाब जो है किसका समानुपाती, टेम्परेचर का। तो बताइए, प्रासरणी दाब को सूचित करते हैं पाई से, किसका समानुपाती है, तापमान का, और तापमान के अंग्रेजी टेम्परेचर सूचित करेंगे T से, यानी कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। इसको मानिए समीकरण 2। ठीक, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, इसको माने 1, इसको मान लिए 2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा नियम। ठीक, पहला वाइल वांट हॉफ लॉ, चार्ल्स वांट हॉफ लॉ, और तीसरा देखेंगे एवोगाड्रो। लिखते चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा नियम देखेंगे एवोगाड्रो वांट ऑफ नियम, यानी कि वांट ऑफ नियम जो है तीनों में लगा हुआ है, चार्ल्स में, वाइल में और एवोगाड्रो में। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि किसी विलयन का प्रासरणी दाब, बार बार कौन आ रहा है, प्रासरणी दाब पाई, प्रासरणी दाब विलेय के मोलों की संख्या, फिर से याद रखेंगे, प्रासरणी दाब जो है किसका संख्या, मोल के संख्या के सीधा समानुपाती होता है। ठीक, पहला हम लोग क्या देखे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी, यानी समीकरण 1। दूसरा देखे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, समीकरण 2।
अब तीसरा देखेंगे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या। एन इज द नंबर ऑफ मोल। तो पाई क्या है? प्रसरणी दाब। तो ये हो गया समीकरण 3। अब लिखेंगे फ्रॉम ज्वाइंट वेरिएशन लॉ, तीनों को जोड़ने पर समीकरण किससे? 1, 2 और 3 से, ठीक ना। समीकरण 1, 2 और 3 से क्या था? पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। इसको मान लिए समीकरण 3। अब इन तीनों में देखिएगा पाई क्या है? निकल जाएगा। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v गुना t गुना n। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ गए? अब यहाँ देखिए, आप लोग पहले से भी जानते हैं कि प्रोपोर्शनल जब हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो इस प्रकार से भी लिख देते हैं। पहले एक स्टेप और चल लीजिए। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन टी अब बटा भी, प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा कांस्टेंट? तो आर आएगा। ध्यान रखिएगा, पाई बराबर आर गुना एन गुना टी अब बटा भी। आर क्या है? तो यहाँ लिखेंगे, इसको बाद में लिख देते हैं। अब देखिए जो भी है वह क्या है? भागा में। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। भी जो भागा में है इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुना में। तो इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, पाई भी बराबर एन आर टी। यही आपको प्रूव करना था, यही हो गया नियम। अब इसको यहाँ लिख दीजिए कि जहाँ आर एक क्या है? स्थिरांक है, कांस्टेंट है, ठीक ना। आर एक क्या है? स्थिरांक है, ठीक। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक ना। लिख दीजिए कि इसे बिलियन स्थिरांक कहते हैं, ठीक। इसका एक वैल्यू भी होता है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, r बराबर 0.082। इसको रखेंगे तो हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल को बना लेंगे, ठीक। तो यही हो गया पाई भी बराबर एन आर टी। यही आपको परीक्षा में प्रूव करने के लिए आएगा 5 नंबर का, ठीक। तो एकदम इसको याद कर लेना है बाबू, ताकि आप परीक्षा में जाइए एकदम रगड़ के लिख दीजिए, ठीक। तो इसको लिखिए जल्दी फटाक से। तो देखिए आज आपको हमने पढ़ाया वीवीआई प्रश्न। उल्टा प्रासरण किसे कहते हैं? प्रासरण क्या होता है? प्रासरणी दाब जो कि MVVI है, प्रासरणी दाब किसे कहते हैं तथा यह असामान्य क्यों हो जाता है? यह पूछ सकता है कि प्रासरणी दाब किसे कहते हैं तथा इसका नियम लिखें। 5 नंबर के एकदम जबरदस्त मैटर। चौथा, प्रासरणी दाब का नियम पाई भी बराबर एन आर टी। एकदम इसको याद कर लेना है, छोड़ना नहीं है, बता देते हैं पहले, ठीक। उसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल है MVVI कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, या इसको कह सकता है 273 केल्विन, ठीक ना। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का प्रासरणी दाब निकालें। तो फॉर्मूला भी बताए हैं, उस पर आप निकाल लीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, समझ गए। दूसरा, छठा क्वेश्चन देखेंगे। 24 डिग्री सेल्सियस पर चीनी के विलयन का प्रासरणी दाब 2.51 वायुमंडलीय दाब के बराबर है, तो मोल प्रति लीटर में विलयन का सांद्रण क्या होगा? तो यह आज हम लोगों ने सीखा, और आपका क्लास 12th का लेसन नंबर 2 यूनिट 2 सॉल्यूशन जो है आपका चैप्टर समाप्त, ठीक ना। तो और अगर इसमें छूट गया होगा या कोई टॉपिक तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे, आप कमेंट में बताइएगा। और कल सुबह 7 बजे, ध्यान रखिए, कल सुबह 7 बजे आपको, 7 बजे नहीं, 8 बजे, ठीक ना, 8 बजे
लाइव आ रहा हूँ, टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहें। ऑब्जेक्टिव का, ठीक, किसका? ऑब्जेक्टिव का टेस्ट है 8 बजे। सॉल्यूशन चैप्टर का तैयारी कर लीजिए और इस वीडियो में आपने जितना देखा उसको पढ़ लीजिए ताकि सब्जेक्टिव का टेस्ट भी देने के लिए रेडी हो जाइए। धन्यवाद। अब हम लोग लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, विद्युत रसायन के बारे में। और जो 11th में 10th के बाद 11th में जाने वाले विद्यार्थी हैं उनका भी रिजल्ट तो नहीं आ पाया है, लेकिन आपके आसपास घर में अगर कोई व्यक्ति हैं तो उन्हें कह दीजिए, उनके लिए भी बेसिक से एकदम शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद।